साथियों नमस्कार। टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। साथियों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से प्री बीएड व प्री डीएलएड का प्रवेश परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने जा रही है, अर्थात 28 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रही है, जिसके तैयारी हेतु हमारे चैनल टीचरशिप पर बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है और साथ ही फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों यदि आप फर्स्ट टाइम प्री बीएड या प्री डीएलएड का वो भी पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से दिलाने जा रहे हैं, तो आपको इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न है, प्रश्न पेपर कैसा आता है, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए, जो मेरा खुद का प्री बीएड एग्जामिनेशन 2024 का जो मैं दिलाया हूँ, जिसमें मेरा 100 में 100 में 77 आया था साथियों, तो निश्चित रूप से इसका पैटर्न को जानेंगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चूँकि प्री बीएड के लिए केवल 500 सीट है, इसलिए आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा और साथ ही साथ अच्छा नंबर लाएंगे तभी आपका 500 सीट में आपका नाम आ पाएगा। तो साथियों, और इसी प्रकार सेम पैटर्न का प्री डीएलएड के लिए भी रहता है। हालांकि उनका सीट समथिंग 2000-2500 है, तो उसके लिए थोड़ा कम कंपटीशन तो है ही उसमें, क्योंकि वो 12th पास वाले और जिसका 2 साल गैप हो गया रहता है, अर्थात जो कहीं कोई स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, उसके लिए प्री डीएलएड पढ़ाया जाता है एक्सपीरियंस के बेस पर। तो आइए, इसका पैटर्न, दोनों का पैटर्न, चाहे प्री डीएलएड हो या प्री बीएड का पैटर्न, दोनों का सेम रहता है साथियों। क्वेश्चन भी कहीं कहीं लगभग इस एक ही पैटर्न से आता है। तो आइए समझते हैं, दो जो भाग में ये पूछा जाता है प्री डीएलएड या प्री बीएड, जो है पार्ट ए में रहता है, जो कंपलसरी रहता है। इसमें खंड फर्स्ट में सामान्य हिंदी बोध आता है, जो 10 नंबर का होता है। सामान्य अंग्रेजी बोध आता है, वो भी 10 नंबर का होता है, 10 प्रश्न। और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन अर्थात रीजनिंग से आता है साथियों 20 नंबर का 20 क्वेश्चन। और वही शैक्षिक एवं सामान्य बोध से आता है 20 प्रश्न अर्थात 20 नंबर का। और शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय से आता है 20 नंबर का, अर्थात पार्ट ए में देखा जाए तो टोटल 80 नंबर का आता है। और वही पार्ट बी की बात करें साथियों, जो विषय वाइज हो जाता है, अर्थात विज्ञान से 20 प्रश्न आता है, गणित से 20 प्रश्न आता है और सामाजिक विज्ञान से 20 प्रश्न आता है। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको सॉल्व करना रहता है। हालांकि आप कोई भी जो है विज्ञान विषय से हो, गणित विषय से हो, सामाजिक विज्ञान विषय से हो, जो आपको सरल लगता है उसे सॉल्व करेंगे। इसमें ये बिल्कुल बाध्यता नहीं होगी कि आप बीएससी विज्ञान वाले हैं या गणित वाले हैं तो गणित को ही सॉल्व करना है। आप यदि सामाजिक विज्ञान आपको प्रश्न देखकर अच्छा लग रहा है या अच्छा ज़्यादा स्कोर करना हो रहा है, तो आप गणित वाले होते हुए भी सामाजिक विज्ञान का जो है प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं अपना स्कोर ज़्यादा करने के लिए। साथियों ये देखिए, जो कि मैं दिलाया था, तो मेरा इस प्रकार का जो है खंडवार नंबर बना था, जो कि मेरी मेरिट लिस्ट पर फर्स्ट लिस्ट में ही मेरा सिलेक्शन हो गया। आइए साथियों, अब हम इसका जो पैटर्न है, पैटर्न के हिसाब से किस प्रकार का 2024 का जो प्री बीएड का पेपर आया था उसको देखते हैं साथियों। थोड़ा फास्ट देखेंगे, इसके उत्तर पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि पूरे हमें 140 क्वेश्चन देखना है तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम इसके आंसर पर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन आया था सामान्य हिंदी बोध से, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? तो साथियों आप सभी को मालूम होगा, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत जो है संस्कृत है। इसका सी जो है आंसर है। वही शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति क्या कहलाती है? तो शब्द शक्ति कहलाती है। वही अगर हम तीसरा प्रश्न देखें, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है? तो इसका आंसर है साथियों बुढ़ापा। और वही हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो यह जो है भारोपी है। इंडो यूरोपियन भाषा भी बोलते हैं साथियों इंग्लिश में। तो ये ऑप्शन डी को याद रखिएगा, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछा जाता है, इंग्लिश पेडागोजी में। और वही पांचवें प्रश्न की बात करें, यथार्थ में कौन सी संधि है? तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। और वही छठवां प्रश्न की बात करें तो छठवां प्रश्न में भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर है साथियों 6 भेद होते हैं। और वही किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 7वां प्रश्न, तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन बी, उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। और वही 8वां प्रश्न देखा जाए
तो वह गया तो यह किस काल का उदाहरण है? साथियों, यह संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। वही देखा जाए तो संकल्प किस संधि का उदाहरण है? आप सभी को निश्चित रूप से मालूम होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर है, व्यंजन संधि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न है जो सामान्य हिंदी बोध का लास्ट प्रश्न है। पर्यंक किस शब्द का तद्भव शब्द है? तो यह इसका आंसर जो है ऑप्शन ए है, पलंग जो है देखा जाए पर्यंक किस शब्द का तद्भव शब्द है? तो पलंग का है साथियों। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए वही देखते हैं हमारा पार्ट ए का सेक्शन सेकंड जो है सामान्य अंग्रेजी बोध। ये भी जो है देखा जाए तो 10 प्रश्न आता है 10 नंबर का। तो पहला इसका है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द वर्ड इन बोल्ड। सी मैक्स इट सर्टेन दैट सी विल नेवर फाइट विथ हर सिस्टर ओवर अ पीटी थिंग लाइक दिस। साथियों, इसका जो आंसर दिया गया था वो ऑप्शन डी है, इंश्योर्स। और वही जो इसका नेक्स्ट प्रश्न देखिए, माई मदर ब्लैंक स्कॉल्ड मी इफ़ आई डोंट गो बैक ऑन टाइम। तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन ए, विल। वही देखा जाए 13वां क्वेश्चन, चूज अ वाइड क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग रेस्पॉन्स। आई वांट एन आइसक्रीम। इसका जो आंसर साथियों, इसका हु टाइप का, वाई टाइप का क्वेश्चन वाला जो प्रश्न बनाना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हु वांट एन आइसक्रीम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर का, आई विल हैव कंप्लीट माई टास्क ब्लैंक फ्राइडे। तो इसके ये प्रीपोजिशन लगाना है साथियों, तो इसका प्रीपोजिशन जो है बाई लगेगा, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, Sid called me yesterday. I was not able to attend his call. Choose the correct complex sentence. इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन सी है, Sid called me yesterday but I was not able to attend his call. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 16वां क्वेश्चन, there is blank juice and some eggs in the fridge. साथियों, इसका जो आंसर है ऑप्शन बी है, अ लिटिल का उपयोग होगा। वही 17 नंबर का जो क्वेश्चन देखें, तो आई एम ब्लैंक ट्रेवल टू आयरलैंड फॉर वैकेशन नेक्स्ट मंथ। तो इसका साथियों इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोइंग टू आएगा। आई एम गोइंग टू ट्रेवल टू आयरलैंड फॉर वैकेशन नेक्स्ट मंथ। वही 18वें क्वेश्चन का, माई सन इज ब्लैंक एप्पल ऑन माई आई। तो साथियों यहाँ पर आर्टिकल का उपयोग होने जा रहा है, तो इसका जो आंसर है द आएगा, क्योंकि इसमें हालांकि कोई साथियों को लग रहा होगा कि एन आएगा, लेकिन इसमें किसी विशेष वस्तु पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि ये बोला जा रहा है कि यह मेरे बच्चे के आँख के लिए एप्पल जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो वहाँ पर विशेष की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द का उपयोग होगा। याद रखिएगा, आर्टिकल का बहुत सारा नियम है साथियों, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। 18वें नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19वां नंबर, द पियानो वाज बीइंग प्लेड बाय रीमा। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस सेंटेंस। साथियों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, रीमा वाज प्लेइंग द पियानो। यहाँ पास जो है वॉइस में पूछा गया है साथियों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ दे हैड बीन मोर केयरफुल दिस। इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन सी, वुड नॉट हैव हैपन्ड। चलिए अब हम देखते हैं पार्ट ए का सेक्शन 3, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक विवेचन अर्थात रीजनिंग। साथियों जो रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या या अक्षर ढूंढिए। MOQSUWYAC इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए साथियों सबसे पहले आप ABCD इस प्रकार का जेड तक लिख लीजिए और उसको पैटर्न को समझिए। 2-3 पैटर्न को समझेंगे तो आपको खुद में खुद मालूम हो जाएगा। तो इसका आंसर अभी खोजने में समय लगेगा, मतलब पैटर्न को ढूंढ सकते हैं, बहुत ही ईजी है। तो निश्चित रूप से इसका जो आंसर जो है साथियों आप खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, EGI आएगा। और वही 22वां क्वेश्चन में, काऊ को 41 एवं गोट को 43 हो तो डॉग का क्या होगा। तो ये भी यही पैटर्न से मिलेगा साथियों। इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी 26 आएगा। देख सकते हैं साथियों आप बना के। और आगे बढ़ते हैं तो आगे, राधा ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। ये दिशा पहचानने वाला है साथियों। यदि आप इस प्रकार का डायग्राम बनाते जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो इसका आंसर पूर्व आएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित
जानकारियों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुछ लड़के और लड़कियां एक पंक्ति में खड़े हैं। पहली लड़की के बाद एक लड़का है, फिर दूसरी के बाद 2 लड़के और इसी क्रम में आगे पंक्ति में खड़े हैं। पंक्ति में कुल 35 लड़के और लड़कियां हैं। तो 5वें और 17वें स्थान के मध्य कितने लड़के हैं? इसको बहुत ही ध्यान से जमाइएगा साथियों, बहुत ही सरल है, ये बन जाता है। तो निश्चित रूप से जब आप इसको प्रश्न को ध्यान से समझ के जमाएंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। 5वें और 12वें स्थान के मध्य जो है 8 लड़के होंगे। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। वही कुल कितनी लड़कियां हैं? तो कुल कितनी लड़कियां हैं? तो इसमें कुल 7 लड़कियां हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है 26वां, 21वें और 30वें स्थान के मध्य कितनी लड़कियां हैं? तो 21वें और 30वें के मध्य जो है सिर्फ 1 लड़कियां आएगी। और वही अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब 27वां क्वेश्चन जो अब ऊपर वाले क्वेश्चन से अब अलग रहेगा। तो यदि कॉस्ट 16 है और पीईटी पेट 9 है तो एक्टर क्या होगा? साथियों इसको ध्यान से समझिएगा, इसको सिर्फ घुमाने के लिए दिया गया है। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो यह वर्ग संख्या को दिया है। वर्ग संख्या यहाँ पर 16 है जो कि 4 का वर्ग है, ये 9 जो है 3 का वर्ग है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 का वर्ग है। सिर्फ एक ही वर्ग संख्या दिख रहा है 25 जो कि 5 का वर्ग है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो साथियों इसको निश्चित रूप से आप पैटर्न को समझिएगा। पैटर्न को समझने पर आपको इसका जो आंसर है ऑप्शन बी मिलेगा 86। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। फातिमा गुल की एकमात्र पुत्री की पुत्री है, करीम गुल के दामाद का पुत्र हैं। फातिमा करीम से किस प्रकार संबंधित है? समझिएगा साथियों, ये रिश्तेदारी वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार का प्रश्न बनता ही है। तो निश्चित रूप से इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको मिलेगा कि फातिमा करीम से बहन का रिश्ता है, बहन से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 30वां। एक निश्चित कूट भाषा में स्ट्रिंग को TSIRGN लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रैंडम को क्या लिखा जाएगा? तो साथियों इसमें समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा तो आपको मिलेगा CARDNMO। और इस अब देखते हैं रीजनिंग में ये जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस प्रकार का जो है जो लुप्त संख्या है वो पता करना होता है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। तो साथियों इसका हमारा ये लुप्त संख्या वाला जो है अलग से जब हम इसका जो है तैयारी करवाने वाला वीडियो डाले हैं, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसमें हम इस टाइप का जो है पैटर्न वाला क्वेश्चन डाले हैं। आप वहाँ उस वीडियो में जाकर जरूर देख सकते हैं। यह जो है थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और पैटर्न को समझ के इसका उत्तर देना होता है। यहाँ पर इसका आंसर जो है क्वेश्चन मार्क की जगह में 16 आएगा साथियों। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है इस प्रकार का, दी गई आकृति का अध्ययन कीजिए, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। त्रिभुज, आयत और वृत्त क्रमशः उन व्यक्तियों को दर्शाते हैं जो काफ़ी चाय और शरबत पीते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे साथियों ये बहुत ही सरल होता है। निश्चित रूप से आप इसका तैयारी करेंगे तो बहुत ईजी से बन जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। तो इसका सबसे पहला जो प्रश्न है, कितने व्यक्ति काफ़ी और चाय पीते हैं लेकिन शरबत नहीं? तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी इसका आंसर है। 19 जो है काफ़ी और चाय तो पीते हैं लेकिन शरबत नहीं। तो शरबत वाले में देख लो ना, शरबत नहीं पीते हैं तो उसमें 19 इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कितने व्यक्ति चाय पीते हैं? तो इसका जो है साथियों इसका आंसर है ऑप्शन डी 134। निश्चित रूप से आप चाय पीने वाले व्यक्तियों को इस जो है घेरे में देखकर आप उसको कैलकुलेशन करेंगे, चाय पीने वाले व्यक्तियों का कैलकुलेशन करेंगे तो 134 आपको आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कितने व्यक्ति काफ़ी और शरबत दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते? तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन बी 10 व्यक्ति जो है काफ़ी और शरबत दोनों पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते। अब यहाँ पर 35वां क्वेश्चन है साथियों, जो प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ जो है मल्टीप्लिकेशन है, माइनस का डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन का अर्थ माइनस है और डिवीजन का अर्थ प्लस है। तो निम्नलिखित का मान क्या होगा? तो साथियों आप जहाँ जहाँ जिसका अर्थ वहाँ के हिसाब से चेंज करते जाइएगा चिन्हों को और फिर बार्डमास रूल का उपयोग करके इसका जब सॉल्व करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिलेगा साथियों ऑप्शन ए 53। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घड़ी जो है घड़ी, तापमान, थर्मामीटर और यहाँ पर किस प्रकार से यह संबंध रखता है? तो साथियों निश्चित रूप से तापमान जो है थर्मामीटर से मापा जाता है, उसी प्रकार घड़ी
से क्या मापा जाता है? तो निश्चित रूप से यहाँ पर ऑप्शन ए समय होगा। ये बहुत ही इजी है। तेज अनुपात धीमा, तो इसका जो है दिए गए सही पद छांटिए बोला गया है। तो यहाँ पास तेज धीमा अर्थात विपरीत शब्द ढूंढना है। एक जो है ऑप्शन सी दिख रहा है, बढ़ाना और घटाना, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सड़क अनुपात कार समानुपात समुद्र अनुपात क्या होगा? तो जो है सड़क पर कार चलती है तो समुद्र पर क्या चलती है? तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए होगा, जहाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 39 नंबर का। तो 2, 5, 11, 23, 47 इसके जो है आगे जो आएगा पैटर्न में वो क्या होगा? तो साथियों इसके पैटर्न को ध्यान से समझिएगा। इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा 95। उसके बाद नेक्स्ट है 40 नंबर का 40वां क्वेश्चन। 2, 6, 12 क्वेश्चन मार्क 30, 42, 56 इसके भी पैटर्न को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन बी आएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब जो है पार्ट ए ही का सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 में जो है आएगा शैक्षिक एवं सामान्य बोध, जो कि साथियों जनरल नॉलेज से रिलेटेड रहेगा और शैक्षिक से भी जो है रिलेटेड रहेगा। चलिए देखते हैं जो करंट अफेयर्स वगैरह इसमें शामिल रहेगा साथियों, तो ध्यान रखिएगा। नीरज चोपड़ा का ओलंपिक में भाला फेंक का रिकॉर्ड क्या था? जिसमें नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल पाए थे साथियों, तो उनका जो है रिकॉर्ड जो है क्या था? तो इनका रिकॉर्ड जो है ऑप्शन डी है इसका आंसर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। किस प्रकार के संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक लाभदायक होती हैं? साथियों आप सभी को पता होगा कि एंटीबायोटिक जो है केवल जीवाणु के लिए फ़ायदा होती है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के सभी भागों से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं? तो सभी भागों से आप सभी जानते होंगे कि शिराएं जो होती है वो सभी भागों से हृदय तक ले जाती है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। और यही इसका उल्टा पूछ दिया गया कि हृदय से शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाती है? तो धमनियों का काम है साथियों। हृदय से यदि शरीर तक पहुंचाने का काम पूछा जाएगा तो धमनियां, और सभी तरफ से शरीर के सभी भागों से यदि हृदय तक लाते हैं तो उसका काम है शिराएं, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? आप सभी जानते होंगे परमाणु के जो है नाभिक में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में होते हैं और बाहर में चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से प्रोटॉन भी परमाणु के भाग है, इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। तो कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी इसका आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई प्रसिद्ध गुफाओं का नाम क्या है? तो इसका आंसर है साथियों एलोरा गुफाएं। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1905 में जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई तब भारत का वायसराय कौन था? साथियों याद रखिएगा इसका जो आंसर है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 47 नंबर का क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर एक सींग वाला गैंडा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इसका जो आंसर है साथियों व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है कर्णम मल्लेश्वरी है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रयान 2 द्वारा ले जाए गए चंद्र रोवर का नाम क्या था? तो साथियों याद रखिएगा चंद्रयान 2 द्वारा ले जाए गए चंद्र रोवर का नाम जो है प्रज्ञान था। ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा नहीं करता? साथियों याद रखिएगा मध्य प्रदेश भी साझा करता है छत्तीसगढ़ के जो है बॉर्डर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश से तो छत्तीसगढ़ अलग होकर बना है तो मध्य प्रदेश तो टच करेगा ही। उत्तर प्रदेश भी टच करता है और ओडिशा तो टच करता ही है। महाराष्ट्र भी करता है, अर्थात साथियों चारों करता है। यह जो है प्रश्न विलोपित हो गया था इस नाम से, क्योंकि इसका चारों जो है छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साझा करता है, जो कि इसमें नहीं करता है पूछा गया है, इसलिए चारों करता है, इसलिए यह विलोपित किया गया था। चलिए नेक्स्ट जो है देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने से संबंधित जनजाति कौन सी है? साथियों, लोहे का काम करने वाले जनजाति का नाम है अगरिया, याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है? तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन सी, सेवाएं, सर्विसेज, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एनईपी 2020 मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? अर्थात इसके जो समिति बनाए गए थे उसके अध्यक्ष कौन थे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर है साथियों डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी खालिस्तान पर लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है, याद रखिएगा, इसका आंसर संस्कृत व्याकरण है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया था? तो साथियों इसका आंसर है 1976 को, ऑप्शन बी इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो पुरानी पूछा जाए तो याद रखिएगा साथियों अरावली जो है भारत की पर्वत श्रृंखला में सबसे पुरानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहलें की है, निम्नलिखित में से कौन सा इस पहल का हिस्सा है? तो साथियों याद रखिएगा जो 4 किया गया है उसमें स्वयं भी है, स्वयं प्रभा भी है, राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी भी है, अर्थात इसमें उपर्युक्त सभी आएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्व व्यय और राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है? साथियों इसका राजस्व व्यय और राजस्व आय का अंतर जो है राजस्व घाटा कहलाता है। यदि व्यय खर्चा यदि ज़्यादा हो और आय कम हो, अर्थात व्यय को जो है आय में घटाया जा रहा है, अर्थात व्यय ज़्यादा हो रहा है, अर्थात खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आय कम है, तो निश्चित रूप से इसमें तो घाटा होगा। इसमें तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? निश्चित रूप से आप सभी को मालूम होगा साथियों, ऑप्शन ए इसका आंसर है 28%। चलिए वर्ष 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो उस समय करेगा था साथियों, क्योंकि ये पेपर जो है जुलाई अगस्त में हुआ था, जो कि देखा जाए और उसी समय ओलंपिक भी चला, तो इसका जो आंसर है पेरिस ओलंपिक, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं पार्ट ए का 5वां सेक्शन, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। तो ये पेडागॉजी से संबंधित रहेगा साथियों। तो पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्य कार्य है? साथियों इसका आंसर जो है सभी होगा, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। एक अच्छा शिक्षक वह है जो कहानियाँ सुनाता है, छात्रों की मदद करता है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। निश्चित रूप से साथियों इसका हम ज़्यादातर अब आंसर देखते हैं, क्योंकि समय लगेगा, बहुत सारा अभी क्वेश्चन करना है हमें, 120 क्वेश्चन। तो साथियों चलिए देखते हैं, और ये थोड़ा आपको पेडागॉजी थोड़ा सरल भी लगेगा। विद्यालय की जलवायु का क्या अर्थ है? साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यालय के वातावरण में शैक्षणिक, सामाजिक एवं भावनात्मक पहलुओं की समग्र गुणवत्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शिक्षा में समाजीकरण का क्या महत्व है? साथियों शिक्षा में समाजीकरण का महत्व, इसका ऑप्शन बी आंसर है, छात्रों को समाज के नियमों और मूल्यों को समझने और अपनाने में मदद करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छात्रों के आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? साथियों इसका जो आंसर है ऑप्शन सी है, ऐसी चर्चाओं की सुविधा देना जिनमें विचारों के मूल्यांकन और संश्लेषण की आवश्यकता हो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा की विशेषता है? ऑप्शन डी इसका आंसर है साथियों, छात्र स्वयं के सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी शैक्षिक उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत करती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र नहीं है? तो साथियों 3 क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगामक है, याद रखिएगा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, याद रखिएगा। तो इसका जो नहीं है क्षेत्र तो वह है तकनीक, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संरचनावादी शिक्षण विधियां इस पर जोर देती हैं,
तो ऑप्शन सी इसका आंसर है साथियों। सीखने को एक सक्रिय रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में देखना इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सकारात्मक कक्षा वातावरण को बढ़ावा देने की सबसे अच्छी रणनीति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर है साथियों, स्पष्ट नियम स्थापित करना और सुसंगत परिणाम देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है? इसका आंसर है साथियों ऑप्शन बी, सभी छात्रों को उनकी क्षमताओं या दिव्यांगता की परवाह किए बिना एक ही कक्षा में एकीकृत करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका आंसर है ऐसा वातावरण बनाना जहां प्रभावी शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, फ्लिप्ड कक्षा मॉडल का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों इसका आंसर है, छात्र घर पर वीडियो व्याख्यान देखते हैं और कक्षा में पारस्परिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है? साथियों स्कैफोल्डिंग निश्चित रूप से स्कैफोल्डिंग के बारे में आप डीएलएड करेंगे तो भी पता चल जाएगा, और डीएलएड कर चुके होंगे और बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से मालूम होगा। ऑप्शन बी इसका आंसर, छात्रों को अस्थायी सहायता देना ताकि वे उस कार्य को कर सके जो वे अकेले नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, योगात्मक आकलन का मुख्य उपयोग है? तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, एक शैक्षिक इकाई के अंत में छात्र के सीखने का मूल्यांकन करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्निहित प्रेरणा का एक उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन सी, व्यक्तिगत रुचि एवं आनंद हेतु नई भाषा सीखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से परियोजना आधारित सीखने की एक विशेषता कौन सी है? तो साथियों इसका ऑप्शन सी आंसर है, छात्रों को गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए वास्तविक दुनिया की परियोजना में संलग्न करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सहकारी अधिगम में शिक्षक की भूमिका मुख्य रूप से है? साथियों इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, समूह गतिकी की निगरानी और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अनुभवात्मक अधिगम शब्द को सबसे अच्छा किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। नेक्स्ट प्रश्न है, मेटाकॉग्निशन का अर्थ है? तो साथियों मेटाकॉग्निशन का अर्थ होगा ऑप्शन बी, स्वयं के सोचने की प्रक्रियाओं के बारे में सोचना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सहपाठी ट्यूटरिंग, पीयर ट्यूटरिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि? इसका जो आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, छात्र अक्सर एक दूसरे की अवधारणाओं की व्याख्याओं से अच्छा सीखते हैं। इस प्रकार ये रही जो है पार्ट ए, जिसमें 5 सेक्शन देखें। अब ये विषयवार है साथियों, किसी एक विषय को ही हल करना है, जिसमें आपको विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान 20-20 क्वेश्चन मिलेगा। चलिए जिसमें पार्ट बी में पहला सेक्शन देखते हैं विज्ञान, जिसका पहला प्रश्न है, आनुवांशिक कोड से संबंधित एंटीकोडोन कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन डी, टीआरएनए। याद रखिएगा टीआरएनए जो है इसका आंसर है ऑप्शन डी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? साथियों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण पूछा गया है तो लीवर में होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ऑन्कोलॉजी का संबंध किससे है? तो निश्चित रूप से इसका आंसर ऑप्शन डी है, कैंसर से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, साथियों यहाँ ऑन्कोलॉजी ये लॉजी से संबंधी विषय जो विज्ञान में कई लॉजी वाला प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखिएगा। तो और इसमें जो है देखा जाए तो ऑन्कोलॉजी का संबंध जो है किससे है पूछा गया है, तो इसका जो आंसर है साथियों कैंसर से है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है पूछा जाएगा, तो इसका है साथियों ओजोन क्षरण से। याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध कैंसर से है? तो इसका आंसर है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस से इसका आंसर है ऑप्शन सी। कैंसर से निम्नलिखित में से किसका संबंध कैंसर से? मेटास्टेसिस से संबंध है, याद रखिएगा। कांकेर में क्रोकोडाइल पार्क कहाँ स्थित है? साथियों याद रखिएगा कांकेर में छत्तीसगढ़ कांकेर उसका ऑप्शन में दिया है, तो इसका छत्तीसगढ़ में क्रोकोडाइल पार्क जो है कोटमी सोनार जो कि बिलासपुर जिले में
शायद अब जांजगीर चांपा में आता होगा, तो मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन नहीं, बिलासपुर ज़िले में मस्तूरी ब्लॉक में आता है साथियों। बहुत ही अच्छी जगह है कोटमी सोनार, जहाँ एक बहुत बड़ा तालाब है, जहाँ पर 300-400-500 लगभग मगरमच्छ पाला गया है। तो याद रखिएगा कोटमी सोनार है, जिसको छत्तीसगढ़ में क्रोकोडाइल पार्क के नाम से जाना जाता है। वही 87 नंबर में है, कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? तो याद रखिएगा बॉक्साइट जो है कोयले का प्रकार नहीं है, और कोयले का प्रकार में लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट आता है, और जबकि बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम के प्रकार में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस अंतःस्रावी ग्रंथि से आपातकालीन हार्मोन का स्राव होता है? याद रखिएगा इसका आंसर है ऑप्शन डी, एड्रिनल ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बल की इकाई है? तो आप सभी जानते होंगे न्यूटन जो है बल की इकाई है। 90 प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग बैंग, ब्लैक होल, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना जैसे क्रांतिकारी कार्यों के लिए किसे जाना जाता है? तो आप सभी जानते होंगे साथियों, यह कुछ साल के पहले की बात है। इनका जो है ये अभी के वैज्ञानिक है साथियों, स्टीफन हॉकिंग्स, जिसको 5-10 साल पहले ही इनका निधन हुआ। तो ये जो है एक पूरी तरीके से शरीर इनका पैरालिसिस था, लेकिन इनका जो सोच है वो पूरा कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था। तो जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन किए स्टीफन हॉकिंग्स द्वारा। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविशील्ड का निर्माण करने वाली दवा कंपनी का नाम क्या है? तो साथियों इसका नाम है एस्ट्रोजेनेका। ऑप्शन ए इसका आंसर है। सामान्य हाइजीन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है स्वच्छता। ऑप्शन डी इसका आंसर है। किस विटामिन की कमी मस्तिष्क से संबंधित रोगों का कारण बनती है? तो ऑप्शन बी इसका आंसर है साथियों, विटामिन B12 एवं D3। याद रखिएगा साथियों, इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की प्रदूषण की मापक इकाई क्या है? तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन डी। याद रखिएगा साथियों, डेसिबल जो है इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंत्रालय नेको का संबंध किस विभाग से है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल जनित रोग नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अस्थमा। ऑप्शन सी इसका आंसर है साथियों। और प्रश्न नंबर 97, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो साथियों आप सभी जानते होंगे कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें का जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात है, और जो जिसमें से नहीं गुजरती है वह है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो निश्चित रूप से आप सभी जानते होंगे इसका आंसर ऑप्शन बी है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप सभी जानते होंगे साथियों 7.35 से 7.45 तक होता है। याद रखिएगा, इसका आंसर जो है इस रेंज में आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब पार्ट बी गणित से। तो गणित में साथियों आप सॉल्व करके देखते रहिएगा, यदि आपसे बनता है तो। चूँकि आपको इसमें किसी भी विषय को सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी विषय का आंसर दे सकते हैं, तो गणित वाले हैं तो निश्चित रूप से ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि चूँकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, मतलब ज़्यादा समय तो है लेकिन वीडियो बहुत लंबी होगी, इसलिए हम इसका सॉल्व करके नहीं बताने वाले हैं, इसका टोटल केवल आंसर पर फोकस करेंगे। चलिए, इन दोनों अंक गणितीय श्रेणी में कुल उभयनिष्ठ पदों की संख्या है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 17। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, नीचे दिखाए गए चित्र में वर्ग ABCD के अंदर FG और GC की लंबाई क्रमशः 3 और 5 इकाइयाँ हैं, तो EF की लंबाई कितनी होगी? तो इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, 16/3। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक फाउंटेन पेन जिसके पीछे एक हिस्से बैरल का आकार बेलनाकार है, आधार की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर और बैरल की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इतने लंबे बैरल वाले पेन से 300 शब्द लिखे जा सकते हैं। तो स्याही से भरा एक बैरल जिसकी धारिता 15.4 क्यूब सेंटीमीटर है, कितने शब्द लिखने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, 600 शब्द। साथियों 2024 में जो गणित आया था वो थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा टफ था, और इससे पहले जो पूछा गया है निश्चित रूप से थोड़ा सरल था, 22 में भी 23 में भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। A एक दिन में B द्वारा किए गए
कार्य का 3 गुना कार्य कर सकता है, वे दोनों मिलकर उस कार्य के 2/5 भाग को 9 दिनों में पूरा करते हैं, तो बी उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसका आंसर होगा साथियों 105 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक टैंक को भरने में पहले पाइप से दूसरा पाइप 3 गुना तेज़ी से भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ उस टैंक को भरने के लिए 36 मिनट का समय लेते हैं तो धीमी गति वाला पाइप उस टैंक को भरने में कितने मिनट लेगा। तो साथियों इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये जो इस प्रश्न का आंसर देखते हैं कौन सा सत्य है। तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन डी है, ए और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर की राशि 122 है, तो वह धनराशि होगी। इसका आंसर है साथियों 16,000, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित समीकरण में Q का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन ए है, 9 आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या ऑप्शन बी अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें किसी न किसी संख्या का भाग जरूर जाएगा। बाकी में अभाज्य संख्या सभी बाकी अभाज्य संख्या है, और इसमें जो है देखा जाए तो खुद और एक के अलावा कोई न कोई संख्या का जरूर भाग जाएगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है, अर्थात भाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/5 का निकटतम भिन्न है। तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन डी। वही नेक्स्ट प्रश्न का आंसर है साथियों ऑप्शन बी 1/m। वही नेक्स्ट प्रश्न का आंसर देखते हैं। एक आदमी का पहले 5 महीने का औसत खर्च 1200 है और बाद के 7 महीनों का औसत खर्च 1300 है। यदि वह उस वर्ष कुल 2900 बचत करता है तो उसकी मासिक औसत आय होगी। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% वृद्धि होती है और खर्च में 15% की, तो उसकी बचत में वृद्धि होगी। इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी 35%। और वही ये लॉग वाला प्रश्न है, लॉग एंटी लॉग वाला, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर है साथियों, इसका आंसर आएगा हल करने पर ऑप्शन बी 0। वही नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए साथियों तो 17वां क्वेश्चन। तो एक दुकानदार एक किताब को 10% छूट पर बेचने से 12% लाभ कमाता है। यहाँ पुस्तक के लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य के बीच अनुपात है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O और PT इसकी त्रिज्या, यदि RA लंब है PQ पर एवं एंगल QPT इक्वल 45 डिग्री व PQ इक्वल 10 सेंटीमीटर हैं, तो ट्रायंगल PAR का क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन ए, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। यदि यहाँ सेट ए से यादृच्छिक तरीके से 3 विभिन्न संख्याएं चुनी जाती हैं तो क्या संभावना है कि उनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल तीसरी संख्या के बराबर हो। तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन सी 1/40। और वही 120 नंबर का क्वेश्चन। A + B = C और tan A = K tan B तथा A - B = 5 तथा sin C = तो इसका आंसर ऑप्शन डी। इस प्रकार साथियों ये गणित का क्वेश्चन मैं खुद गणित वाला होकर साथियों, क्योंकि इसको सॉल्व करने में समय लगता है, इसलिए मैं विज्ञान को सॉल्व किया था। तो याद रखिएगा, यदि आप गणित वाले हैं और विज्ञान या सामाजिक विज्ञान सरल लगता है, चूँकि गणित को सॉल्व करने में समय लगेगा, समय लगने पर आपका बाकी क्वेश्चन छूट जाता है, इसलिए आप अन्य विषय को देखते हुए भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि गणित सरल आता है तो गणित को भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, पार्ट बी का सामाजिक विज्ञान। तो पहला इसका क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन मैत्री और ऑपरेशन कावेरी, इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो साथियों याद रखिएगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है इसका आंसर। तो डी के हिसाब से देखा जाए तो पहला जो है, पहला में क्या है आप देख सकते हैं ऑपरेशन गंगा। तो ऑपरेशन गंगा किससे सुमेलित है। तो पहले का पहला ही यूक्रेन निकासी मिशन, और फिर दूसरा का तीसरा अर्थात मालदीव में तख्ता पलट के प्रयास को बेअसर करना, फिर तीसरा सी में जो है दूसरा आया है
सी में दूसरा नेपाल में राहत और बचाव कार्य, फिर डी का ऑपरेशन कावेरी, तो चौथा ही सूडान निकासी का मिशन। इस प्रकार यह प्रश्न जो है करंट अफेयर्स से भी पूछा गया। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो इसका आंसर है साथियों ग्रेटर नोएडा में। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित बाजारों पर विचार कीजिए। सरकारी बांड बाजार, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, स्टॉक बाजार। तो पूंजी बाजार में उपर्युक्त में से कितने शामिल हैं? तो साथियों केवल 2 शामिल हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। फिर मिलान करने वाला क्वेश्चन है साथियों, इसको आप मिलान करते रहिएगा। इसका जो आंसर है साथियों ऑप्शन सी है, सी। क्योंकि हम इस क्वेश्चन को अपने टेलीग्राम में डाले हुए हैं, एक बार और डाल दूंगा, निश्चित रूप से आप उसका देख सकते हैं। बहुत ही भली भांति आपके तैयारी होती, बहुत ही कारगर होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कलिंग पर अशोक ने कब विजय प्राप्त की? तो कलिंग पर अशोक ने जो है साथियों 261 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त की। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महाजनपदों को उनकी राजधानी के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, याद रखिएगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्मस्थली है साथियों, याद रखिएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्मस्थली राजिम है। ऑप्शन बी। भोरम देव मंदिर का निर्माण हुआ छिंदक नागवंश में, नलवंश काल में, फड़ी नागवंश काल में, कलचुरी वंश काल में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, फड़ी नागवंश काल में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्राम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बंजारों का कारवां कहलाता था साथियों, इसका आंसर है टांडा। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। धारवाड़ चट्टानों का महत्व किस अयस्क के लिए है? इसका आंसर ये सभी है, लौ अयस्क, सोना, चूना पत्थर सभी। टमाटर राजधानी किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते होंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के टमाटर की राजधानी लुडेंग को जाना जाता है, याद रखिएगा, जो कि जसपुर में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यह सुमेलित करने वाला क्वेश्चन जो है साथियों, ये स्टार लग गया था, विलोपित हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में गलत युग्म बताइए। तो इसका आंसर है गलत युग्म अंटार्कटिक महासागर, काला सागर, यह जो है गलत युग्म है। 135वां क्वेश्चन है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3:30। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी को किसने वन मैन आर्मी कहा था? तो साथियों इसका आंसर है लॉर्ड माउंटेनबेटन। इनमें से गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन ए, ज्योतिराव फुले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला मजिस्ट्रेट का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन डी, स्थानीय निकाय चुनाव का संचालन करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 12 सदस्य। इस प्रकार ये रही साथियों प्री बीएड 2024 पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय से सॉल्व पेपर रहा। इस प्रकार साथियों आने वाले वीडियो में हम प्री डीएलएड का भी देखेंगे, सॉल्व पेपर 2024 का। धन्यवाद साथियों।